केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस आरोप को गलत बताया है कि जाति जनगणना के मुद्दे पर सरकार ने यू टर्न लिया। उन्होंने हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि ये तो सरकार का कमिटमेंट था। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। मेरे साथ है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। सरकार ने कल फैसला किया है कि जातिगत आधार पर जनगणना कराई जाएगी। इसको लेकर के कल से काफ़ी चर्चा हो रही है। आपने भी विस्तार से अपनी बात रखी है आज पत्रकारों के बीच में, लेकिन सबके मन में सवाल यही है टाइमिंग को लेकर के कि ये फैसला सरकार ने इस वक्त क्यों किया। देखिए, आपको इस विषय को समझना पड़ेगा कि हमारी जनगणना सेंसस हर एक 10 साल में एक बार होती है। 2021 में हमारा जनगणना की स्वाभाविक समय था, लेकिन उस समय में जो देश में विषम परिस्थिति हुई, कोरोना आई, इसके कारण उसको डेफर करना पड़ा। बाद में फिर चुनाव आ गए। इस प्रकार की विषय में हम लोग फंसे रहे पिछले 5-7 साल से। तो अभी समय आया है कि इसकी जनगणना हम करें। जल्द ही जनगणना की तिथि सरकार घोषणा करेगी। सेंसस डिपार्टमेंट की एक बड़ा तंत्र है, वो घोषणा करेंगे। इस बार कहा गया, इस बार तो पिछले साल ही देश की सेंसस जिनकी जिम्मेदारी में होगी, देश के गृह मंत्री जी ने कहा ही था कि जनगणना होगी, और जनगणना जब होगी हम जाति आधारित जनगणना करेंगे, जो पहली बार आज़ाद भारत में होगी। ये हमारी पुरानी सोची समझी समय सरणी है। हमने सोच समझ के इसको कहा था। कल सरकार ने राजनीतिक व्यापार की कैबिनेट समिति ने इस विषय पे उसको मोहरा लगाया। इसलिए उसको कोई अन्य उद्देश्य नहीं है या उसकी कोई टाइमिंग तो स्वाभाविक है। देश में जनगणना है, देश में हम लोगों की कई सारे प्रतिबद्धता। जनगणना हमारे एक रेगुलर विषय है। इसमें नीति बनती है, बजट बनती है, व्यवस्थाएं बनती है। जनगणना आवश्यकता है। डिलिमिटेशन के एक प्रसंग है, फिर उसमें आने वाले दिनों में महिला आरक्षण की बात है, तब तो जनगणना करनी ही पड़ेगी। ये सारे एक जनगणना के उपरांत हो पाएगा। और बहुत दिनों से ये योजना थी, सहज तरीके से, स्वाभाविक तरीके से जाति आधारित जनगणना एक आकांक्षा देश की है। हमने, सरकार ने उसको कल निर्णय किया है। मैं इसलिए इसकी श्रेय देश के निर्णायक नेता, जिनका स्पष्ट दूरदृष्टि है देश के विकास के लिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण ये हो पाया है। धर्मेंद्र जी, आपने कहा कि जनता की आकांक्षा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। आप जानते हैं, बहुत अच्छे से सब्जेक्ट को बहुत अच्छे समझते हैं। 1931 के बाद से देश में जातिगत आधार पर जनगणना नहीं हुई। आज़ादी के बाद अब ये पहली बार होगा कि जब जाति आधार पर जनगणना होगी। 2011 में ज़रूर डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर एक सर्वे कराया गया था ACCC करके, जिसके आंकड़े नहीं आ पाए क्योंकि उसमें कई सारी त्रुटियाँ थी, गलतियाँ थी, और ये बात सरकार ने सबके सामने रखी भी थी। अब क्या ज़रूरत पड़ गई कि इतने साल बाद, करीब करीब मान लीजिए पूरे 100 साल बाद, जाति आधार पर जनगणना कराई जा रही है? देखिए अखिलेश जी, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता के अलावा मैं एक समाज शास्त्र का विद्यार्थी हूँ और एक समाज जीवन का एक एक्टिव पार्टिसिपेंट हूँ। हमारी जो समझ है, मैं उस विषय में आपको थोड़ा बात रखना चाहूँगा। जाति आधारित जनगणना 1951 में भी हुई थी, जिसमें SC ST को रिफ्लेक्ट किया गया, OBC को रिफ्लेक्ट नहीं किया गया। ये वो जनगणना तब से बंद है। हम तो SC ST की जनगणना करते हैं, 21-11 तक भी किए हैं और आगे भी करेंगे। अफर्मेटिव एक्शन, ये एक समय की आवश्यकता है। हमारे देश में जिस प्रकार की विविधता है, सामाजिक न्याय संतुलित हो, सभी वर्गों के लिए हो। इसलिए आज हमारी सरकार की फिलोसफी क्या है? सबके साथ, सबकी विकास, सबकी विश्वास और सभी के लिए प्रयास। हमारी सैचुरेशन वाला मोड है। हम सभी की चिंता करते हैं, हम वर्गों की चिंता करने वाले नहीं है। जब सभी की चिंता करोगे तो आंकड़ा भी होनी चाहिए। और पिछले दिनों में हमारी ये जो काल की निर्णय है, ये अनायास कोई आइसोलेशन में नहीं हुआ है। पिछले दिनों में हमने OBC कमीशन को संवैधानिक मान्यता दिया। हमने OBC प्रतिनिधित्व को केंद्र सरकार में, राज्य सरकारों में मुख्यमंत्री के रूप में, मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में, सांसद के रूप में उसकी संख्या बढ़ाई है। उसकी पहले भी हम जाए, जब भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ कोई भी शासन प्रणाली का हिस्सा रहा है,
वो 67 की आदरणीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार हो, जिसमें एक प्रकार से उत्तर भारत में पहली बार एक अति पिछड़ों की एक वर्णन किया गया, पिछड़ों की वर्णन किया गया। उस सरकार में भी जनसंघ हिस्सेदार था। जी। जब 77 में मोरारजी देसाई जी की सरकार बनी, मंडल कमीशन की नियुक्ति हुई, तब भी भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन रूप जनसंघ की कोटे में हमारे नेतृत्व सरकार में प्रभावित अटल जी थे, आडवाणी जी थे। उसके पीछे मैं जाऊं, ये विषय संविधान सभा में पर्याप्त चर्चा हुई है। संविधान सभा में ओबीसी रिजर्वेशन की भी चर्चा हुई। उन दिनों तो यह हालत था, अगर आज पूज्य बापू और स्वर्गीय अंबेडकर जी ना होते, ये दोनों महानुभव ना होते, तो संविधान सभा में चर्चा हुआ जो विषय था, अंबेडकर जी ने उसको एक नियम की रूप दिया, अफर्मेटिव एक्शन को रिजर्वेशन परिवर्तित किया। उन दिनों में काका कालेलकर कमीशन बनी थी ओबीसी रिजर्वेशन के लिए, किसी ने उसको दबाया? पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नेहरू जी के मंतव्य क्या थे रिजर्वेशन को लेके? उन्होंने मंतव्य खुले देते थे। उसके आगे तो जाके उन दिनों में प्रधानमंत्री के नाते राज्य के मुख्यमंत्री को उन्होंने चिट्ठी लिखा, अगर आप आरक्षण लागू करोगे तो देश की विकास नहीं हो पाएगा। ये मानसिकता था। कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को खारिज किया गया। 77 में मंडल कमीशन नियुक्ति हुई, उन्होंने 80 तक उसकी रिपोर्ट दे दिया। उसके बाद उस रिपोर्ट के ऊपर बैठ गए। 90 में जब वीपी सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी, जिसमें भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन सहयोग से बनी थी, तब जाके मंडल कमीशन लागू किया गया। उस डिबेट में, उस लागू करते हुए जो डिबेट हुई, उसमें उन दिनों की नेता प्रतिपक्ष राजीव गांधी जी ने पुरजोर इसका विरोध किया। ये एकदम मैंने कहा, जब कोई सामाजिक आकांक्षा है, अफर्मेटिव एक्शन, संतुलित विकास, भाईचारा और समरसता युक्त विकास, ये सामाजिक न्याय की चरित्र है। समाज में विभेद नहीं खड़ा करना, समाज में सौहार्द बढ़ाना, समाज में भाईचारा बढ़ाना, समाज में एकता बढ़ाना, ये सामाजिक न्याय की आवश्यकता, ये उसकी पद्धति है। हमारी एक दृष्टिकोण है सामाजिक न्याय की। हमने विभेद में विश्वास नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों में जब ये सामाजिक न्याय की बात हुई, सामाजिक न्याय में क्या गरीब नहीं है? क्या संपन्न वर्गों, संपन्न जातियों की गरीब उसमें नहीं आनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेतृत्व में सरकार पहली बार मोदी जी ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनाई, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी बनाई। ये सामाजिक न्याय है। आज महिला प्राथमिकता दिया जाता है, महिला आरक्षण को एक कानून में परिवर्तित किया, ये सामाजिक न्याय है। गरीबों की घर बनती है तो सामाजिक न्याय है। गरीबों के घर में बिजली, पानी, गैस की चूल्हा पहुंचती है तो सामाजिक न्याय है। हमारी सोच एक सामग्रिक है, इसलिए मैंने कहा आकांक्षी समाज है। उसको बढ़ते बढ़ते जब आने वाले दिनों में समग्र समाज के लिए नीति बनेगी, अर्थनीतिक योजना बनेगी, तो इसकी एक स्पष्टता, आज डाटा की दुनिया है। ये परंपरा हमारे वहाँ था। राजनीतिक उद्देश्य से जिनको इसमें सिर्फ राजनीति दिखती है, उन्होंने उसको बंद किया था। सामंतवादी मनस्थिति उनको रोका था, बंद करवाया था। आज हम सही मायने में बाबा साहेब जी के अनुयायी के नाते, संविधान की विश्वासी के नाते, सामाजिक समरसता की कार्यकर्ता के नाते हमने उसको कल ऐतिहासिक निर्णय किया। आपने बहुत विस्तार से पूरा इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बताया है दर्शकों को कि किस तरह से इसकी पूरी पृष्ठभूमि तैयार की गई। लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही है कि सामाजिक समरसता आप चाहते हैं, सौहार्द बना रहे ये चाहते हैं। आपने ईडब्ल्यूएस का भी उदाहरण दिया कि 10% आरक्षण जो गरीब कमज़ोर वर्ग के हैं, चाहे वो अपर कास्ट के हों, लेकिन उनको भी मिले आरक्षण, ये व्यवस्था मोदी सरकार ने की है। जो ओबीसी कमीशन है उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम भी मोदी सरकार ने किया। ऐसे कई कदम उठाए गए। अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो आज की तारीख में भी जिस मंत्रिमंडल का आप हिस्सा है, बड़ी संख्या में ओबीसी समुदाय के मंत्री हैं, बड़ी संख्या में सांसद बीजेपी के ओबीसी समुदाय से आते हैं। लेकिन सामाजिक समरसता और सौहार्द, क्या आपको लगता है कि ये बनाए रखना बहुत ज़रूरी है? और कहीं इस फैसले के बाद या जनगणना होने के बाद कहीं आपस में कहीं खाई तो नहीं बढ़ेगी? जो सामाजिक एकता की बात होती है, उस पर असर तो नहीं पड़ेगा? मेरे को नहीं लगता है। देखिए, कुछ चीज़ ऐतिहासिक सत्य है, लेकिन उसको कोई एक मुद्दा करके आग्रेशन खड़ा करोगे तो सामाजिक तनाव होगा। जो कुछ सीमित राजनीतिक पार्टियों का, जिन्होंने
कांग्रेस पार्टी जिंदगी भर सामाजिक विद्वेष की काम किया, पिछड़ों को, वंचितों को, दलितों को नीचा किया। ये भूलना नहीं चाहिए। जो लोग आज कहते हैं, बड़े बड़े बात कहते हैं, खोखली बात कहते हैं, स्वर्गीय आंध्र प्रदेश में स्वर्गीय अंजिया जी को इस्तीफा क्यों देना पड़ा था? दलित समाज से आते थे, एसटी से आते थे, किसी ने उनको गाली गुलस किया था एयरपोर्ट में। कांग्रेस पार्टी बुनियादी तरीके से एक एंटी वंचित वर्ग की पार्टी रहा। भले कुछ भी वो दिखावा करे, छलना करे, वो कुछ निर्णय करते थे, सारा चीज उनके एक राजनीतिक उद्देश्य से होता है। बिहार में हो या उत्तर प्रदेश में हो, जो सामाजिक न्याय की तथाकथित छद्म प्रवक्ता है, ये तो एक प्रकार से अपने परिवारों की प्रवक्ता है। समाज उसकी केंद्र में, उनके लोगों की राजनीति के केंद्र में नहीं है। और ये सारा बाकायदा हम काम कर रहे हैं, कोई राजनीतिक, हमने इसलिए कल कहा है, यह हमारे लिए राजनीतिक टूल नहीं है। जिनके लिए राजनीतिक टूल है उनको वो जाने। हमारा लिए तो समाज में एम्पावर करना, सशक्तिकरण करना। कभी तो अमेरिका जैसे बड़े देशों में लंबे समय के बाद अभी अभी पिछले सदी में ही महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। कई कई जगह पर वर्ण के आधार पे राजनीतिक अधिकार नहीं मिलती थी। भारत की कॉलोनियलिज्म की वही एक प्रमुख चुनौती थी हम लोगों के सामने। तो ये प्रश्न सब दिन आएगा क्या क्या अभी की व्यवस्था बदलेगा तो तनाव होगा? मैं नहीं मानता हूं। समाज की इस प्रकार की चरित्र है। जब हमने ईडब्ल्यूएस लागू किया तो समाज उसको स्वीकार किया, सहजता से लिया। इसलिए समाज में संतुलन बनाए रखना ये एक प्रमुख चीज है। मेधा भी रहे, संतुलन भी रहे, ये दोनों चीजों को हमारी राजनीतिक विषय से हम परे दिखते हैं, यह हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता है। ये सवाल दरअसल मैंने इसलिए पूछा धर्मेंद्र जी, क्योंकि भी हाल ही में महाकुंभ हुआ, जो तस्वीरें आई तो कहा गया कि देखिए ये हिंदू समाज की एकता है, इसमें कहीं कोई जाति नहीं पूछ रहा कि किस जाति का कौन व्यक्ति है, सब सारे हिंदू समाज के व्यक्ति हैं। आरएसएस आप जानते ही, आप बहुत अच्छे से, आप खुद स्वयंसेवक हैं तो जानते हैं कि हिंदू एकता की बात वो करते हैं। आपको लगता है कि जब हम जाति पूछते हैं तो ये हिंदू समाज को एक तरह से बांटने की कोशिश होती है, क्योंकि इस तरह की बातें की भी जाती, नारे भी दिए जाते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, खुद पीएम जी मोदी जी ने कहा, योगी जी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह की बातें होती हैं। तो क्या जो कोशिश विपक्ष की ओर से होती थी, जो आरोप बीजेपी लगाती थी कि ये हिंदू समाज को बांटा जा रहा है, क्या जाति जनगणना करने से वैसा नहीं होगा? मैं नहीं मानता इसे। देखिए, एक बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हम लोगों ने ये कहा, भारत में पढ़ाई के माध्यम भारतीय भाषा होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए। क्या उसमें से लोग बढ़ जाएंगे? भारत में विविध भाषा है, सबकी अपना अपना आकांक्षा है, सबके अपना अपना उच्चारण है, सबकी अपनी लिपि है, सबके अपना साहित्य है। सभी को स्वीकृति देना हमारी सरकार की फिलोसफी है, सभी को स्वीकृति देना। इसलिए प्रधानमंत्री सही तरीके से कहते हैं, सभी भाषा भारत में बोली जाने वाला सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है, ऑल आर नेशनल लैंग्वेज। देश में भाषा का विविधता रहेगा। जाति एक रियलिटी है हमारे समाज में, क्योंकि कुछ लोगों को वंचित किया ही गया जाति के आधार पे। उसको, उस ऐतिहासिक भूल को हमको सुधारने की आवश्यकता है। ये अभी की विषय नहीं है, ये सदियों की विषय है, ये दुनिया की विषय है। हमारी वहाँ भूगोल की एक प्रसंग रहेगा ही रहेगा। हमारे वहाँ एक आर्थिक विषमता की भी अपेक्षा रहेगी। इस प्रकार की विविधताओं को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। इसका अर्थ नहीं कि इसको कहोगे तो ये बंट जाएंगे। हमारी भारत में जो इस विविधता ही हमारा एकता के कारण है, उसमें से एक सूत्र है। इसलिए आप कुछ लोगों की जो पाश्चात्य दृष्टि से चीजों को दिखते हैं, या जो जिनके एक राजनीतिक उद्देश्य होता है किसी एक समूह को, ये लोग भूलना नहीं चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने संसाधनों की अधिकार एक वर्ग की है, उन्होंने कहा था। आज अगर हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कल्याणकारी शासन प्रणाली चलाते हैं, सेवा करते हैं, हमारी नीतियां किसी वर्ग विशेष के लिए सीमित नहीं रहता है, सबके लिए सीमित रहता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को आज 10 साल पूरा हुए। 1 मई को बलिया से शुरुआत हुई थी, आपने की थी। सभी को मिला, सभी को मिला, सभी वंचित वर्गों को मिला। अगर घर मिला है तो सभी को मिला है। अगर हमको बिजली पहुंचाना है, पानी पहुंचाना है, सड़क पहुंचानी है, सभी के लिए। हमको राजनीतिक दृष्टि से मदद नहीं, आशीर्वाद नहीं करने वाले राज्यों को भी हमने कभी अनदेखा नहीं किया है। पूर्वोत्तर में हमने काल ही
लगभग 23,000 करोड़ रुपया खर्चा करके एक नया राष्ट्रीय मार्ग महामार्ग का घोषणा किया है, उसको कैबिनेट ने मंजूरी दिया है। क्या देश संतुलित विकसित नहीं होनी चाहिए क्या? इसलिए ये सारा विषय को एक वर्टिकली दिखना चाहिए क्या, या हॉराइजेंटली दिखनी चाहिए? हमारी भारत की सभ्यता हॉराइजेंटल विजन की विश्वासी है, व्यापकता। इसलिए मैं नहीं मानता हूं ये इस विषय को आप ऐसे ही कोई इंटरप्रेट करने से इसकी अर्थ कुछ गलत निकलेगा। धर्मेंद्र जी, क्या बीजेपी ने इस विषय पर यू टर्न लिया है? क्योंकि ये बात कही गई कि लोकसभा में भी नित्यानंद राय जी का एक बयान था लिखित में, इसमें कहा था कि हम जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी पहले एक बार एफिडेविट भी इस तरह का दिया गया था, हालांकि सीधे सीधे नहीं कहा गया था, लेकिन भाव ये निकला था कि शायद सरकार ये नहीं चाहती है। लेकिन ये बात भी सही है कि बिहार में जब सर्वे कराया गया नीतीश कुमार की सरकार का, तो बीजेपी ने तब साथ दिया। सुप्रीम कोर्ट में बाद में उसको लेकर के एफिडेविट भी दिया गया। गृह मंत्री जी ने खुद कई बार कहा कि सरकार पक्ष में है जातीय जनगणना के। तो क्या दोनों में कई विरोधाभास दिखता है, कई युटा ये अंतर्द्वंद तो क्या आप खुद कहते हो? नहीं, मैंने दोनों बातें इसलिए कही क्योंकि दोनों बातें सामने आई हैं। आपको इतिहास बताया, मैं आपको 67 का इतिहास बताया, कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार की हिस्सेदारी हम थे। हमने 77 की इतिहास बताई, हमने 90 की इतिहास बताई, हमने आज की स्थिति आपको बताई। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को देखो, इस देश की विडंबना क्या है। कर्पूरी ठाकुर जी को आज हमारी सौभाग्य हमको अवसर मिला भारत रत्न में सम्मानित करने के लिए। इस देश में राजनीति ऐसे ही चली, आज़ादी के उपरांत कई सरकारें बनी, कांग्रेस के नेतृत्व में बनी। बाबा साहेब जी को भारत रत्न देने के लिए वर्षों लगे। जनता पार्टी की सरकार बनी, तब जाके भारत रत्न का अवसर मिला। ये राजनीतिक विद्वेष रखने वाले, एक ही परिवार, फास्ट फैमिली, एक ही पार्टी, सामंतवादी मनस्थिति, ये अपना एक दृष्टिकोण बनाते कि भाई यू टर्न हुआ, हम तो कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंट है। आप ही यू टर्न किए, बात अगर खुली है तो पूरा चर्चा देश करना चाहिए। नेहरू जी की क्या स्टैंड था रिजर्वेशन के ऊपर? बाबा साहब चाहते थे रिजर्वेशन हो, नेहरू जी चाहते थे रिजर्वेशन नहीं हो। इसी गुस्से से बाबा साहेब को बाद में चुनाव में हरवाने का काम इन लोगों ने किया था, ये पाप किया था। काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को किसने खारिज किया? मंडल कमीशन की रिपोर्ट को किसने दबा के बैठा था? स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने। राजीव गांधी जी ने उसको नेता प्रतिपक्ष के नाते पुरजोर विरोध किया। अंजिया जी को कौन गाली दिया था, कौन अपमानित किया था? वे आज देश के सामने माफी मांगना चाहिए। जो हमको कहते हैं कि यू टर्न कर, हम तो यू टर्न नहीं किए हैं। हाँ, हम विद्वेष वाला सामाजिक सौहार्द नहीं आ सकते। विद्वेष करके सामाजिक सौहार्द खड़ा नहीं किया जा सकता। सबको लेना पड़ेगा, सब यानी सब, 100% हमने किया है। देखिए, जिन्होंने काम नहीं किया है, एम्प्टी वेसल्स साउंड्स मोर नॉइज। हमने ठोस लोग, हम काम किए हैं। मोदी जी ने जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। धर्मेंद्र जी, जब आपके घर में आ रहा था तो अकबर रोड होते हुए आया, कांग्रेस का पुराना दफ्तर वहाँ पर है, तो होर्डिंग लगाए हुए हैं राहुल गांधी के फोटो के साथ कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और राहुल गांधी का फोटो है, हाथ में वो लाल संविधान की प्रति लेकर के। ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें ये बड़ा मुद्दा बनाया भी था कि बीजेपी की अगर इतनी सीटें आ जाएंगी तो ये संविधान बदल देंगे। अखिलेश जी बोलते थे कि पीडीए के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने कहा था कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना की मांग सबसे पहले हमने उठाई थी, अब सरकार ने उसको माना है क्योंकि हमने इनको झुका दिया। अखिलेश जी, मैं उड़ीसा का हूँ, मेरा हिंदी और बढ़िया हो मैं चाहता हूँ, और आपको दिखता हूँ बचपन से। आप अच्छे हिंदी कहते हो, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन एक हिंदी साहित्य में 2 शब्द में बड़े प्रभावित किया है मेरे को, विशेषकर कांग्रेस पार्टी को, उनकी कैप्टन राहुल गांधी साहब को दिखने के बाद जी। पाखंड और अहंकार, ये राहुल गांधी जी की दिवालियापन की निशाना है। पाखंड किसी को कहा जाता है, अहंकार किसी को कहा जाता है, राहुल गांधी को दिखे तो पता चलेगा। माने किसी के काम पे अपना पीठ थपथपाना, इस पाखंड को किसी को कोई वर्णन करना है तो राहुल गांधी जी के चरित्र को दिखाना। उनकी खानदान, उनके पूज्य पिताजी, उनकी दादी जी, उनकी पिताजी नेहरू जी ने ऑन रिकॉर्ड, ये एलिगेशन नहीं है, ये भारत की संसद के अंदर, भारत की पब्लिक डोमेन में, जनमानस में उन्होंने सामाजिक न्याय के खिलाफ उनकी ये मत था।
बाबा साहब आम्बेडकर के प्रति उनकी व्यू क्या था। और राहुल गांधी जी कहेंगे उन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट के निर्णय को जिन्होंने सार्वजनिक रूप में नॉनसेंस कहा था, ये नसीहत देंगे। इनको कहा क्या कहा जाए, इनको पाखंड और घमंडी ही कहा जाएगा। और किसी की निर्बोधता पे, बेवकूफ आदमी की निर्बोधता पे हंसना चाहिए। जाते जाते धर्मेंद्र जी आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसको, ये जो फैसला है? कोई इसको मास्टर स्ट्रोक कह रहा है, कोई कह रहा है कि अपोजिशन के हाथ से बीजेपी ने मुद्दा छीन लिया। आप अगर असेसमेंट करें पॉलिटिकल तो मैं आपका इसको क्या? फिर नम्रता से कहूंगा, ये सामाजिक न्याय की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एनडीए सरकार की बहुत बड़ा कदम है। ये ऐतिहासिक है। जैसे मैंने कहा कि ओबीसी की जनगणना आजादी के बाद पहली बार राष्ट्रीय स्तर पे होगा। जनगणना जो 31 के बाद बंद हो गई थी, निश्चित रूप में ये जुगांतकारी है, इसके फ्यूचरिस्टिक है, इसके कई सारे सोशियो इकोनॉमिक आउटकम निकलेंगे, एम्पावरमेंट उसमें से निकलेगी, रियलिटी को ध्यान में आएगा लोगों को। इसलिए बिल्कुल एक फिलोसॉफिकल चीज आने वाले दिनों में होगा। जैसे ही बाबा साहेब जी ने संविधान को आर्टिकुलेट करते हुए कुछ फ्यूचरिस्टिक चीज को किए थे, दिखाता, मैं मानता हूं उस प्रकार के एक ऐतिहासिक निर्णय कल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी आपका। थैंक यू। बात की बात में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।